तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 24 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। आज बहुत बड़ा परिवर्तन किया है रीजनिंग में। जो दो ऐसे टॉपिक लगातार पहले दिन से आज तक आ रहे थे, उनमें से आज एक भी प्रश्न नहीं आया है। कौन से वो टॉपिक हैं, वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उनकी जगह पर कौन से टॉपिक को ऐड किया है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। आज के जो प्रश्न है वो भेजे हैं सौम्या कुशवाहा जी ने, जिनके 79 नंबर आए हैं। कौशल परमार जी, जिनके 80 नंबर आए हैं। अब ये नंबर और ज़्यादा क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बड़ा परिवर्तन आज पैटर्न में देखने को मिला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है। कंडीशन बना करके दिया गया था कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और जो उसका ज़मीनी हिस्सा है वो फिसलन भरा है, तो मस्तिष्क का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो आपको जागरूक करेगा, जो आपको ये बताएगा कि भैया देख के चलो, आगे जो है फिसलन भरा रास्ता है। तो ये सेरिबेलम का कार्य रहता है। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है वो आपको ये बताता है कि नीचे फिसलन भरा रास्ता है। तो और क्या क्या कार्य होते हैं इसके, आइए वो देख लेते हैं। सेरिबेलम मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित होता है और आपके संतुलन को नियंत्रित करता है। कहते नहीं भैया हमारा पीछे मत पड़ो यार, पिछले हिस्से में छोटा दिमाग होता है ना, तो वही छोटा दिमाग सेरिबेलम है जो आपको नियंत्रित करता है। कैसे? आपको खड़े होने में, सीधी रेखा में चलने में, यह जानने में मदद करता है कि आप खड़े हैं या बैठे हैं, नीचे कोई मतलब कि कोई फिसलन भरा रास्ता तो नहीं है, कोई ऊबड़ खाबड़ तो नहीं है। ये सारी जानकारी आपको सेरिबेलम की मदद से पता चलती है। ठीक है मेरे भाई, चले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उन लोगों के सामने बड़ा टारगेट है MPSI और MPASI। ठीक है, और जिन लोगों का एग्जाम अभी बाकी है उन लोगों के पास में अभी भी मौका है। आप लोग अभी भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में। जिस तरह से तरुण रायकर जी के 86 नंबर आए हैं और ये EWS वाले भैया इनके 80 नंबर आए हैं। इसके अलावा अरविंद जी के 83 नंबर आए थे, राजकुमार शर्मा जी के 78 नंबर आए थे। इन लोगों ने मात्र 4 से 5 दिनों में हमारे नोट्स को कंप्लीट करके ये अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, 6-6 घंटे पढ़ने का जज्बा है, तो अभी भी आप अपने अंकों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मान लीजिए 60 नंबर आ रहे हैं, आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो 80+ क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, MPG के इन सब के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। सबका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही साथ में आपको पता है होमगार्ड की बड़ी भर्ती 5000 पदों पर होने वाली है, उनमें भी ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं। यही सारे सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एप्टेक नया टॉपिक पूछ रहा है, जैसे कि रेलवे कोड हो गया और स्टेशन आप क्या कहते हैं परियोजनाएं हो गई, मेगावाट विद्युत परियोजना हो गई, बांध हो गए, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको एकदम अपडेटेड मिलेंगे मात्र 179 रुपये में। इसके अलावा जिन लोगों ने MPSI का फॉर्म भरा है, बढ़िया मौका है आपके पास, बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। आप MPSI के सभी 8-9 सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नोट्स कैसे प्राप्त करनी है, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको अगर MP पुलिस कांस्टेबल, ASI, LDC, होमगार्ड के नोट चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर आपको MPSI के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में आपको चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करके और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आगे की सारी PDF नोट्स मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए सिलेक्शन की इस जंग में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो मालवा के पठार से नहीं निकलती है, फिर मालवा के पठार से होकर के नहीं बहती है। अब ऑप्शन तो क्लियर नहीं है, हो सकता है गंगा, यमुना वगैरह कुछ ऐसी दी होगी जो अदर स्टेट की नदियां होंगी। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो मालवा से होकर के बहती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मालवा के पठार से कई नदियां बहती हैं, जिनमें प्रमुख है चंबल नदी, माही, बेतवा, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, धसान और केन। ये नदियां पठार के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों से होकर के निकलती हैं और क्षेत्र में कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन नदियों के होने से ही मध्य प्रदेश में जो है बेहतरीन कृषि होती है और दालों के क्षेत्र में हम जो है या सरसों के क्षेत्र में हम नंबर 1 बने हुए हैं। पहली बात करते हैं चंबल की, तो ये पठार के मध्य भाग से बहती है और गहरी घाटियां बनाती है और बनने वाली इन घाटियों को हम बीहड़ कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। माही कहाँ से बहती है, तो माही इस पठार के पश्चिमी भाग से बहती है। वहीं बेतवा, धसान और केन की बात करें तो ये पूर्वी भाग से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जो यमुना की सहायक नदियाँ होती
बहती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्षिप्रा, तो आपको उज्जैन वाला प्रश्न याद ही होगा, उज्जैन से बहुत प्रश्न आए क्षिप्रा नदी से कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा कुंभ लगता है, कहाँ पर क्षिप्रा नदी बहती है, ये सारे प्रश्न थे। तो एक और महत्वपूर्ण नदी है जो पठार से होकर के बहती है, काली, सिंध और पार्वती, ये भी पठार से निकलने वाली अन्य नदियाँ। तो लगभग 90% जो नदियाँ हैं वो आपके मालवा के पठार से होकर के बहती हैं। तो इसमें 100% ये चांस है कि आपको एक नदी का नाम अदर स्टेट किसी का दिया गया होगा, ठीक है। अगला देखिए, थापटी नृत्य ये मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो कोरकू जनजाति के द्वारा थापटी नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो थापटी नृत्य कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले कोरकू समुदाय के लोग इसको करते हैं। अब इनमें भी कौन करता है, क्योंकि ये प्रश्न बनाते हैं भैया कि महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं, बच्चे करते हैं। तो देखिए, पुरुष कलाकार सफ़ेद पोशाक और लाल पगड़ी पहनते हैं, उनके हाथ में घुंघरू माला या फिर अन्य वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। इसको लेकर के वो इस नृत्य को करते हैं। वही महिला कलाकार क्या करती हैं, तो महिला कलाकार लाल, हरी, नीली और पीली रंग की किनारे वाली साड़ियाँ पहनती हैं और एक हाथ में चिटकोला और दूसरे हाथ में रुमाल रखती हैं। आज आपको एक और ऐसा प्रश्न दिखाएंगे जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता कि इतने लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अभी दिखाते हैं। जीएस का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों से हुई है। तो अगर राज्य की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु का है, प्रकार क्या है, तो ये शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा इसको किया जाता है। मुख्य विशेषता देख लीजिए, इसमें धार्मिक और पौराणिक कहानियों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यंजक नृत्य यानी कि अभिनय को लयबद्ध पैरों के काम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये आपने देखा भी होगा, ऐसे हाथ वगैरह हिला करके जो है यहाँ के लोग इस नृत्य को करते हैं, भरतनाट्यम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पॉलिटी से पूछा गया है कि भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बताता है भाई मेरे मंत्रिपरिषद में, मेरे कैबिनेट में ये मंत्री होंगे, फिर उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपके हिस्ट्री से कि भैया गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? श्रीगुप्त ऑप्शन में था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अन्य पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। उन्होंने 3वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में इस वंश की नींव रखी थी। हालांकि चंद्रगुप्त प्रथम को अक्सर गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, मतलब कि जो वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में श्रीगुप्त अगर दिया गया है तो सबसे पहले आपको श्रीगुप्त ही आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 319 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के साथ ही गुप्त वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। तो श्रीगुप्त की बात करते हैं, 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया और एक महाराज, मतलब कि यह एक महाराज राय नहीं थे, बल्कि उन्हें महाराज की उपाधि दी गई थी। तो ध्यान रखना, श्रीगुप्त को महाराज की उपाधि दी गई थी। वहीं चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो देखिए, श्रीगुप्त के पोते थे और गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। उन्होंने गुप्त युग की शुरुआत और महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या महाराजा धिराज की उपाधि धारण की थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाई भारत में पहली बार एशियाई गेम कब करवाए गए थे? अब ये प्रश्न दो तरह से भेजे गए हैं। कुछ लोगों ने भेजा कि सर कॉमनवेल्थ पूछा था कि भारत में कॉमनवेल्थ कब हुआ था। कुछ लोगों ने भेजा कि सर एशियन गेम पूछे थे। तो दोनों आपको बता देते हैं, जो भी पूछा गया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर बात एशियन गेम्स की करते हैं तो 1951 में पहली बार भारत में एशियन गेम आयोजित किए गए थे। देखिए, तो भारत में पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। यह आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 तक हुआ था। तो वर्ष क्या है? वर्ष है 1951, शहर है नई दिल्ली, 4 से 11 मार्च। अब अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं तो भाई 2010 में नई दिल्ली में ही पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स भी आयोजित किए गए थे। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला, ये देखो कितना डीपली पूछा है भाई, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस दिनांक को हुई थी? एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ली है। तो 17 जुलाई 2025 को जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश है उनकी जो है नियुक्ति हुई थी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की। ध्यान रखना, भारत की नहीं पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय। तो न्यायमूर्ति वर्तमान में कौन है? संजीव सचदेवा हैं। इनको गुरुवार 17 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। शपथ इन्होंने ली है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, देखो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल ने भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई थी। अब
अब देखो भाई तुमसे डेट पूछा है तो भाई कुछ भी पूछ सकता है, आपसे डेट दिन भी पूछ सकता है। तो हमने दिन भी आपको बता दिया है, किसने इनकी नियुक्ति की है वो भी बता दिया, किसने शपथ दिलाई थी और कहाँ पर दिलाई थी वो सब हमने बता दिया, क्योंकि व्यापम है, व्यापम तो नहीं कहेंगे, अब ईएसबी कहेंगे, ठीक है। ईएसबी है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि अगला प्रश्न ही देख लीजिए, खतरनाक प्रश्न पूछा है, मांडू जल महोत्सव में लग्जरी टेंटों की संख्या कितनी थी। अभी अपने यहाँ मांडू जल महोत्सव हुआ है, उसमें बोला गया भाई लग्जरी जो टेंट लगे हुए थे उन टेंटों की संख्या कितनी थी। अब बताओ, अब तुम प्रश्न बताओ, लेकिन अपन तो ढूंढ करके ले आएंगे, आपको तो बताएंगे, लेकिन ऐसे इतने डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी अब पेपर का लेवल जो है वो कठिन होता जा रहा है। 104 लग्जरी टेंटों की व्यवस्था की गई थी। देखिए, मांडू जल महोत्सव में लग्जरी टेंटों की संख्या 104 थी। इन टेंटों को एक सुसज्जित टेंट सिटी के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें सम्मेलन सुविधाएं, एक बहुव्यंजन डाइनिंग हॉल भी था, जहां पर विदेशी लोग आकर के आराम से डाइनिंग हॉल में खाना वाना खा सकते थे। तो जो लग्जरी स्विच टेंट थे इनकी संख्या 104 थी। इसमें एसी कॉन्फ्रेंस हॉल था, डाइनिंग हॉल था, वेलनेस स्पा जैसी सारी सुविधाएं दी गई थी मांडू के जल महोत्सव में। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रांत में नागपुर को कब मिलाया गया था। तो देखो 1861 में मध्य प्रांत में नागपुर को मिलाया गया था। नागपुर प्रांत को 1861 में मध्य प्रांत यानी कि सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने नागपुर प्रांत, सागर और नेरबुड्डा क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रांत का गठन किया था। तो मध्य प्रांत का गठन 1861 में ब्रिटिश के द्वारा किया गया था। अब देखो, सबसे पहले 1853 में विलय किया गया। नागपुर साम्राज्य को 1853 में ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था और नागपुर प्रांत का गठन किया गया था, जिसकी राजधानी नागपुरी थी। फिर क्या हुआ, फिर 1861 में क्या हुआ, 1861 में इसको मध्य प्रांत में मिला लिया। 1861 में नागपुर प्रांत को सागर और नेरबुड्डा क्षेत्रों को मिला करके मध्य प्रांत का हिस्सा इसको बना लिया गया था। ठीक है, तो पहले ये नागपुर प्रांत बना, फिर ये मध्य प्रांत बन गया था। अगला, एक डैम आपसे पूछा है, डैम वाली पीडीएफ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया है, गांधी सागर बांध की जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये अपना चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध, ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है। यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध भारत की चंबल नदी पर बने 4 प्रमुख बांधों में से एक है। इसकी आधारशिला, हाँ ये आधारशिला वगैरह बहुत पूछते हैं, तो 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चंबल नदी पर गांधी सागर बांध की आधारशिला रखी गई थी। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में पूछा गया था कि एक विद्यालय में 1500 लड़के हैं, 1000 लड़कियां हैं, 60% लड़के और इतनी प्रतिशत ही लड़कियां पास होती हैं, तो बताइए फेल कितने लड़के हुए हैं और कितनी लड़कियां फेल हुई हैं, दोनों आपको बताना था। उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू 2/1 2/1 दी गई थी, साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। बाकी प्रतिशत से 2 प्रश्न हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया था, एवरेज का 1 प्रश्न, मिक्सचर एंड एलिगेशन की 2 प्रश्न आए हैं, एसआई का 1 प्रश्न पूछा है, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न हैं, सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न हैं और लाभ और हानि के भी 2 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। 1 प्रश्न आयु का, 1 प्रश्न बॉडमास से और ट्रेन से आज कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। जो हम बात आपसे कर रहे थे कि भाई आज जो है कैलेंडर और क्लॉक का कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ना तो कोई कैलेंडर का प्रश्न था, ना ही कोई क्लॉक का प्रश्न था, जबकि पहले दिन से आज तक लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो अब पूछ क्या रहे हैं, तो अब आपसे लॉजिकल थिंकिंग पूछ रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग इसके प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है। इस पर वीडियो बहुत पहले हमने बना दी थी लॉजिकल थिंकिंग पर, आबकारी से थोड़े कुछ दिनों बाद। तो लोग कह रहे थे अरे सर लॉजिकल थिंकिंग एमपी पुलिस में थोड़ी आएगा, है ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग एमपी पुलिस में थोड़ी आएगा। लेकिन हमने कहा था भाई ये सारे प्रश्न एमपी पुलिस में लास्ट में आएंगे, तो आप लोग जाकर के सर्च करना लॉजिकल थिंकिंग बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग बाय सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो मिल जाएगी। दोनों वीडियो देख करके जाना, अब यहाँ से भर भर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक अब तक थे कैलेंडर क्लॉक, इसको हटा दिया, डाइस से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। चलिए कौन कौन से प्रश्न थे वो देख लीजिए। एक कक्षा में कुल 50 बच्चे हैं, राहुल का स्थान नीचे से 12वां है, ऊपर से मोहन का स्थान ऊपर से 10वां है, तो दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, ये पूछा गया था। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, बताइए प्रारंभिक स्थान से और वर्तमान स्थान के बीच में कितनी दूरी है और वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। दूरी और दिशा दोनों आपसे पूछी गई थी। ठीक है, बाकी कैलेंडर से कोई प्रश्न नहीं, क्लॉक से कोई प्रश्न नहीं, डाइस से कोई प्रश्न नहीं। अगली इमेज कौन सी आएगी, नेक्स्ट इमेज से 3 से 4 प्रश्न है, तो नॉन वर्बल भी, अब नॉन वर्बल प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी है, यही किया। ठीक है, तो 4 प्रश्न अगली आकृति से पूछा गया कि इसके बाद में कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, कौन सी आकृति समाहित होगी, तो आकृतियों में कौन सी आकृति समाहित है, तो ये आपका जो नॉन वर्बल है ये अब 8 से 10 नंबर का नॉन वर्बल पूछा जा रहा है। ठीक है, बाकी फिगर काउंटिंग का भी 1 प्रश्न था, कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 3 प्रश्न थे, पजल का 1 प्रश्न था, डायरेक्शन के 2 प्रश्न, सिलोजिज्म यानी कुछ कुत्ते बिल्ली वगैरह है इसके भी 3 प्रश्न थे, एनालॉजी के 2 प्रश्न, मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एबिलिटी के 2 प्रश्न थे। बाकी आपकी लॉजिकल थिंकिंग वाले जो प्रश्न थे वो आपके बहुत पूछे गए थे। डायरेक्शन के भी 3 प्रश्न देखने को मिले हैं।
चलिए मैथ आज देख ले, तो मैथ कम आया भई, 18 नंबर का ही मैथ आया आज, ठीक है, 18 का मैथ है, 37 से 38 नंबर की रीजनिंग है, तो ये लगभग मिला करके 58-59 नंबर का मैथ रीजनिंग आ रही है। लेकिन रीजनिंग में प्रश्नों की संख्या नॉन वर्बल की ओर शिफ्ट कर दी है। जो अभी तक प्रश्न आ रहे थे क्लॉक कैलेंडर के, अब वो नहीं आ रहे हैं। अब वो कल वाली शिफ्ट का नहीं बता सकते। कल वाली शिफ्ट का कैसे पता चलेगा? जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलेंगे, इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेजेंगे, तो हम और लोगों को सूचित कर पाएंगे, ठीक है। तो आपसे निवेदन है, आप जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, व्हाट्सएप से चाहे आप वॉइस मैसेज के थ्रू आप हमको बताते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप लिख करके भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्रश्नों को जरूर भेजा कीजिए, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिए 7052547003। क्या दिक्कत है? साइंस के 12 प्रश्न, रिमेनिंग आपका जीके जीएस 2 प्रश्न आज रॉन्ग भी देखने को मिले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रश्नों को टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारी जो आईडी है वो अतुल सर 88 करके है, ठीक है। अतुल सर 88 डालोगे तो आपको जो है हमारी आईडी देखने को मिल जाएगी, उस पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं डायरेक्ट टेलीग्राम से भी, ठीक है, कोई दिक्कत। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना हर जगह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।